और अफ्रीका के डिस्कशन में क्या नाम था? चलो आगे, ज़्यादा नहीं करिए बात, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें आप लोग। भाई चलिए एक बार पहले आप आईआर का लेक्चर शुभारंभ तो करते हैं। शुभारंभ करने से पहले थोड़ा मैपिंग वाला पूछ लेते हैं। तो कितने लोग रिवाइज करके आए हो? थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं। यहाँ से जाने के बाद तो ऐसा कॉपी रहता होगा, बैग का बैग जहाँ है वहाँ, फिर उठते सुबह में ढूंढते हैं कि कहाँ था बैग। आ रहा समझ में? फिर सुबह उठने के बाद देखेंगे अच्छा कहाँ है, तब चलते समय याद आता है कॉपी देख लेते हैं कि कुछ लोग तो भी नहीं देखते हैं, बैग जहाँ रखा हुआ था उसको उठाया बैग लेके चल दिए। अब वहाँ जाकर देखेंगे कि सर है कि नहीं है। सर पूछे लाए हो कलम? नहीं सर वो तो छूट गया। तो सर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेलवे की तैयारी, आईएएस की तैयारी। ऑफिसर बनिए, थोड़ा ऑफिसर की तरह रहिए। और ऑफिसर का ट्रेनिंग नहीं होता है, जिस दिन से आप तैयारी करते हो उसी से आप तैयार रहिए। अगर बनना है तो, नहीं बनना है तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी बना देंगे। तो सर एटीट्यूड थोड़ा रखिए, छोटा छोटा चीज़ मैटर करता है। आप देखेंगे छोटी चीज़ बारीकी से तो बहुत कुछ मैटर करता है, इसलिए दिमाग में रखा करिए। सुन पा रहे? अरे बचपन में मोरल साइंस होता था सीबीएसई स्कूल में। मोरल साइंस के एक सब नैतिक शिक्षा। कमाल की बात है कि सर वो पढ़ाया अच्छे से जाता नहीं था। कितने लोग सीबीएसई से हो? हाथ खड़े करें। मतलब 10th तक भी अगर पढ़े हो सीबीएसई से तो 8 तक कितने लोग? 8 तक। अच्छा इधर 8 का कॉन्सेप्ट चलता है ना ज़्यादा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। 8 के बाद इधर चेंज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। देखो आईआर शुरुआत करेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बातों को। जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि आईआर में अगर एक लेक्चर आप मिस किए तो आप गए, सारे का सारा कनेक्शन है, इसलिए एक मिक्स हुआ गए। बाकी दूसरा जो एशिया और उसका अफ्रीका का पार्ट है, रिवाइज मैप 10 बार कम से कम करना है आपको एग्जाम से पहले, 10 टाइम्स। जब तक वो 10 टाइम्स नहीं होगा तब तक ना आपका पॉलिटी ठीक होने वाला है ना हिस्ट्री ठीक होने वाला है। सुन पा रहे हो? तो मैप को प्लीज़ ऐसे मत रखिएगा कि बस सर पढ़ा दिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्यों आपको दिमाग में इतना उस पर प्रेशर डलवाता हूँ। इसीलिए सर जब पॉलिटी आईआर आज पढ़ाऊंगा, देखना कितनी बार मैप का यूज आएगा। आगे जितनी बार पढ़ाऊंगा वहाँ बार बार आएगा नाम। अब वहाँ पे सर आप बोलोगे मोरक्को कहाँ है, तो फिर ये चिंता वाली बात है। अच्छा कितने लोग खा के नहीं आए हो? खा के नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं। तो सर देखो आप लोग खा के नहीं आए हो, अच्छी बात है। हम भी नहीं खा के आए हैं, बाकी मेरे पास सिर्फ बिस्किट और पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए आज आईआर का शुभारंभ करते हैं। जरा एक बार ओपन करिएगा लेक्चर वन। फैन ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर के लिए कर देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गैप में ऑन कर देंगे। थोड़ा ठंडा जाओ फिर गर्मा जाओ। उसको भी कर दो, उसको भी कर दो, पार्शियलिटी हो जाएगा ना। अच्छा सुन लो बस 2 मिनट, फिर वो ऑन हो जाएगा, परेशान मत हो। एक बार स्टार्ट कर लेने दो मेरे को, फिर उसके बाद अपने आप ऑन हो जाएगा, प्लीज़ परेशान मत हो। चलो तो आपको पहले जो नोट्स दिख रहा होगा तो प्यार से उसमें तो पहला तो दिख ही रहा है, ठीक है। पेज नंबर उसमें 2 दिख रहा होगा आपको। तो पहले ना इस नोट्स का जो सिस्टम है पढ़ने का, पहले वो दिमाग में डाल देता हूँ, ठीक है। तो पहले सिस्टम में आप देखो, एक तरफ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्या, या खाली कॉन्सेप्ट लिखा होगा? लिख पा रहे हैं? तो सर देखो ये क्यों ऐसे बनाया गया उसको समझ लेना। मान लो ये पेज का हिस्सा है जिसको हमने 2 पार्ट में बांट लिया। एक तरफ हो गया क्या, कॉन्सेप्ट, और दूसरी तरफ क्या है, रिवीजन फॉर एग्जाम। दिख रहा है? तो रिवीजन फॉर एग्जाम। अब जरा गौर से देखना, जो रिवीजन फॉर एग्जाम है, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा होता है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद आपको लिखना आसान हो जाएगा। लेकिन सर रिवीजन के समय तो चैलेंज है कि सर 15 दिन में पूरा कैसे सिलेबस रिवाइज करेंगे, मेंस का आईएएस का एग्जाम है। तो उसके लिए पहले से ही आप रिवाइज सिर्फ इधर का करोगे। मैं तो समझाऊंगा पूरा का पूरा, बट आप रिवाइज किधर का करोगे, इधर का। अब इधर में मैंने जो भी लिखा है वो बहुत ही ऐसे वर्ड्स हैं जो काफी सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, जो आपको मेंस में एज इट इज चिपका सकते हैं।
अलग बात है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आईएएस का एक खासियत है सर, जब आप नॉलेज लेते हो तो आंसर जब आप लिखते हो तो एक ही आंसर होना नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में कितना भी बच्चा लिखेगा ना, अगर 13 लाख बच्चा मान लो अगर दे रहा है तो 13 लाख में मगर जितने भी सेलेक्ट हुए लगे, हर बच्चे का कुछ ना कुछ सेम आंसर अलग होंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन के आंसर अलग अलग होंगे। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो सर इसमें रिवीजन फॉर एग्जाम जो लिखा हुआ है, बस आपको रिवीजन, मतलब आप जब एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो ही करोगे, लेफ्ट का नहीं करोगे, और ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये क्यों किया गया है? एक नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सर आधे से ज्यादा लोग ना रंगाई पोताई शुरू कर देते हैं, हाईलाइटर लेके, स्केल लेके, जेल पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, पुताई चल रहा है एकदम। और सर जब रिवीजन करने वाला होता है तो पता नहीं चलता रिवीजन कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो प्लीज वो काम नहीं करना, इसलिए आपको नोट्स जो दिया गया है वो काफी तोड़ के लिखा गया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरे क्लास में सुनोगे तब। क्या शुरू करें? रेडी हो? जोर से बोला, ऐसा नो। तो सर शुभारंभ करते हैं आयर का। पेज नंबर 2 देखिए जरा, और पेज नंबर 2 में सभी को मिला है ना? एटलस को ओपन करके नहीं बैठे हो ना? अभी के लिए फिलहाल नहीं करिएगा। तो पेज नंबर 2 पे ऊपर में देखो क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट में टाइम लाइन्स। क्या लिखा है सर? एक बात आप मान के चलो कि ये जो टाइमलाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पूरे हर जगह काम आएगा। आई कैन गारंटी यू, हर जगह यही टाइमलाइन, इतनी मेहनत से टाइमलाइन बनाई गई है कि सारा का सारा हिस्ट्री सिर्फ 5 टेक्निक में आप पूरा कवर करोगे, मेरी गारंटी है, मैं आपको दूंगा। रीड हमें सारा करना है और अब देखना सर कैसे आपको मजा है, इसीलिए आप ध्यान से यहाँ पे रहना। तो पहले ये जो शुरू कर रहे हैं आपको इसमें मिल रहा होगा टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब क्या होता है कि किस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जरा देखा जाए और गौर से आराम से देखिएगा। फर्स्ट, तो पहले देख लो, एक बार टाइमलाइन दिख रहा है, पहला देखो लेफ्ट साइड में देखिएगा प्लीज, लेफ्ट में, राइट, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट में देखना है, ठीक है? तो क्या दिख रहा है पहला देखिएगा जरा, उसमें 19th सेंचुरी दिख रहा है, 19वीं सदी। अब सर 1 मिनट वहीं रुकना और वापस देखना जरा ध्यान से। सबसे फर्स्ट इधर राइट में आइएगा, जो राइट में लिखा हुआ है, पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, 1914 से 1918/19, मतलब 1914 से 18 या 19, दिख पा रहे हैं? और बगल में देखो क्या लिखा हुआ, वर्ल्ड वार 1। अरे वर्ल्ड वार 1 का मीनिंग पता है ना? विश्व युद्ध 1, जो रटा रहता है जहरीला तथ्य। तो 1914 से कब तक? 1918 या 1919, क्या होगा? रिपीट करो, वर्ल्ड वार 1। तो सर जहां जहां वर्ल्ड वार 1 लिखूंगा मैं तो WW1 लिखूंगा, WWE नहीं लिखूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वर्ल्ड वार 1 सुन पा रहे हो? करूँ नहीं? ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, देखिए इधर ध्यान से। तो वर्ल्ड वार 1 जब मैं लिखूं और वर्ल्ड वार 2 लिखूं तो समझ तो जाओगे ना कि क्या लिखा हुआ है ना? थोड़ा सा उसको दिखाइएगा, ठीक है? तो वापस आराम से ध्यान से देखिएगा। आवाज आ रही है मेरे पीछे तक? ऐसे भी चिल्लाते चिल्लाते तो अपन ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा पीछे देख लेना, बाकी प्लीज ध्यान से रखना, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट जरा देखो ध्यान से, वर्ल्ड वार 1 के जस्ट नीचे आओ, नीचे, और क्या मिल रहा है आपको? 1939 to 1945 क्या है? वर्ल्ड वार 2। रिपीट करिएगा, वर्ल्ड वार 2। तो सर वर्ल्ड वार 1 क्या था? 1914 से 1918-19, यहाँ तक क्लियर? वर्ल्ड वार 2 रिपीट 1939 से 1945, यहाँ तक क्लियर? अब जरा थोड़ा नीचे आइए और जीवन का आनंद लीजिए। 1946 ऑनवर्ड्स, क्या लिखा हुआ है? ऑनवर्ड्स मतलब समझ रहे हैं? 1946 के आगे। तो सर 1946 के आगे वहां क्या लिखा हुआ है? कोल्ड वार, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? अब सर समझना बात को, इधर 2 डेटा साथ में बस यही इन्वॉल्व रहने तो मजा नहीं आएगा। अब 1946 से थोड़ा नीचे आइए, क्या लिखा हुआ है? 1991 से 2008, और बगल में लिखा होगा पोस्ट कोल्ड वार। आराम से जाऊंगा मैं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है, समझना। प्रीपेड जानते हैं और पोस्टपेड जानते हैं? अरे सुना होगा सर, प्री मतलब होता है
जो पहले पेमेंट करके तब काम होगा। पोस्टपेड मतलब क्या, पहले यूज कर लो फिर बाद में महीने का बिल दे देना। अरे आजकल मीटर क्या आया हुआ है, प्रीपेड है, मतलब जब तक पैसा नहीं तब तक बिजली। पहले क्या था, पोस्ट पेड, आप यूज करते थे उसके बाद जो आता था उसको पे करते थे। सर आज ऐसा किए ना तो अंधेरे में रह जाओगे। आप समझ में आ रहा मेरी बात। उसके बाद आपको बुला के मिस्त्री को मीटर को काटना पड़ के ऊपर से तार जुड़वाना पड़ेगा, और फिर कर अगर आया तो उसके बाद हालत खराब। तो सर जब पोस्ट वर्ड यूज करूं तो क्या आगे कि पीछे, मतलब बाद में, बाद में मतलब कि सर प्री बोले तो पहले, वैसे भी प्री का एग्जाम मेंस के बाद होता है कि पहले, तो प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो पोस्ट कोल्ड वार मतलब कोल्ड वार के बाद की कोल्ड वार से पहले। अरे रिपीट करना, कोल्ड वार से बाद की पहले, बाद। तो सर पहला बताना जरा क्या था, रिपीट प्लीज करिएगा। पहला क्या था, कोल्ड वार, मैंने बोला वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1918, वर्ल्ड वार 2 तो 1939 टू 1945-6, यहां तक क्लियर? अरे है ना। कोल्ड वार 1946 ऑनवर्ड्स और 1991 टू 2008 पोस्ट कोल्ड वार। सुन पा रहे हो? नीचे आना जरा, नीचे। और सर अब आप लिखो, देखो जरा क्या लिखा हुआ, 2008 से टिल नाउ। टिल नाउ समझ रहे हो? अब तक, कल तक नहीं, सीरियल में नहीं होता है आज तक, और लिखा जाता है आज तक, अब आगे। तो सर 2008 से टिल नाउ, सुन पा रहे हो? प्लीज पेज नंबर 2 ओपन करिएगा। जो लोग अभी आए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये आपको जो मिल रहा है इसमें रिवीजन फॉर एग्जाम एक साइड है, एक साइड टाइमलाइन है। टाइमलाइन में पहला मैंने बोला वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 19, प्लीज रिपीट करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वार 2 1939 टू 1945, उसके बाद 1945 ऑनवर्ड्स कोल्ड वार। क्या होगा? कोल्ड वार। 1991 से 2008 पोस्ट कोल्ड वार, और 2008 से टिल नाउ क्या है? वहां पे अगर में लिखा होगा एज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन मतलब समझते हैं, अनिश्चितता। देखो एक होता है सर्टेन, निश्चित, और एक होता है अनिश्चित। सुना ध्यान से। तो सर एक है आपका निश्चित और दूसरा क्या है? अनिश्चित। अभी रुकते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ये क्या है नहीं है सब समझ आएगा। मैं बार बोल रहा हूँ, जब तक नहीं सुनोगे नहीं मजा आएगा, ट्रस्ट मी। इसलिए सुनो, आप क्लास के एंड होते तक आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ सुनना पेशेंस मार के। लाइफ में कभी कभी होता है ना, साइकिल आप पहली बार चलाना चाहते हो तो सर पहले ना गिरते पड़ते हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद पापा पकड़ के आपको चलवाते हैं या भाई चलवाता है, फिर उसके बाद भाई थोड़ा देर तक छोड़ देता है तो थोड़ा देर आगे जाते हो, फिर आपको लगता है अच्छा हम चला सकते हैं। और सर उसके बाद जब आप साइकिल कंटिन्यूस चला लेते हो तो साइकिल चलाते चलाते हाथ से पी भी सकते हो। मतलब क्या, अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। जैसे कार चलाना सीखते हो तो पहले धीरे धीरे ऐसे पकड़ते हो हैंडल, कहीं इधर उधर लग ना जाए। कार जब एक्सपर्ट हो जाते हो तो एक हाथ में हैंडल रहता है और दूसरे हाथ में ऐसे होता है, इधर राइट साइड में इधर भी होता है, चल रहा होता है पूरा। सर दोनों काम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस करी कि आपको सर आदत हो गया। सुन पा रहे हो? अरे है ना। सर लेफ्ट में जरा आना और जीवन का लेना। लेफ्ट में, लेफ्ट में पहला देखो, आपको वहां लिखा हुआ है 19th सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? मतलब 19वीं सदी। लाओ इधर देखना ध्यान से। अच्छा आप लोग को 19th सेंचुरी का मीनिंग क्या हुआ? मतलब 1800 से 1899। सर ये पहले पता होना चाहिए। मतलब जब मैं बोलूं 19वीं तो 18वीं बीत चुका है, मतलब सर 18 से लेकर 1899। तो जरा बताना मुझे प्लीज, यहीं रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। 20वीं सदी क्या होगा? प्लीज बोलो क्या होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब सर मैं बोलूं 21वीं तो 2000 से 2000, तो अभी कौन से सदी में जी रहे हैं हम? 20वीं तो 21। तो सर सुनना, मैं क्यों इतना बेसिक बता रहा हूँ, नहीं पता चलेगा आपको। यहाँ लिख देता है क्या 19th सेंचुरी, बच्चे समझ लें अच्छा 19वीं सदी। अब 19वीं सदी है ये पता हमें। सर एक एक चीज बारीकी से इसलिए करवाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे एग्जाम नहीं रिजल्ट आएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं किताब में क्या चल रहा है। और अब देखना उसके बाद। तो सर जब मैं बोलूं 19th सेंचुरी मतलब 1800 से कितना? 1899। तो मुझे बताना जरा वर्ल्ड वार 1
कौन से सदी में हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 28 मतलब 20वीं की 19वीं? और हुआ कब था? 1914 से 1918 19। तो 1914 में हुआ था, तो क्या ये आएगा या ये आएगा? ये आएगा, क्योंकि 1919। क्या समझ पा रहे हो आप? अच्छा, मैं बोला 22वीं सदी, तब तो सर आगे आप जाओ। अच्छा, मैं बोला 17वीं सदी, 17th सेंचुरी, 1600 से 1600। इसमें कोई दिक्कत? सर 1% भी दिक्कत नहीं रखना है। अब जरा आओ और वहां एक लाइन देखो, लेफ्ट में देखना, कॉन्सेप्ट के पास क्या लिखा है? 19th सेंचुरी में ऑलरेडी लिखा हुआ 1800 से 1899। एक लिखा हुआ वर्ड कॉलोनियलिज्म और लिखा हुआ इंपीरियलिज्म। सर हिंदी में भी इसका लिखा है, मिल जाएगा आपको, परेशान मत होना। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का मीनिंग होता है, अभी समझ लो, उपनिवेशवाद और अभी आपको बता देंगे साम्राज्यवाद। देखो इधर, एक होता है इंपीरियलिज्म और एक होता है कॉलोनियलिज्म। और हिंदी माध्यम चिंता नहीं करे सर, सारा का सारा उसमें व्यवस्था किया गया। अभी पहले देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। इंपीरियलिज्म का मीनिंग होता है साम्राज्यवाद। क्या होता है? और कॉलोनियलिज्म में होता है उपनिवेशवाद। सर कुछ कुछ हिंदी के शब्द ऐसे हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा। अब उपनिवेशवाद आप देख पा तो रहे हो, लेकिन उपनिवेशवाद का मीनिंग क्या है जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं कि आप कितना भी बार पढ़ लो, समझ में आपको आने वाला है नहीं। हिंदी का भी हिंदी ढूंढना पड़ता है। तो मेरी तरफ ना ध्यान से समझ लो और उसके बाद समझो बात को। तो पहला क्या है सर? 19th सेंचुरी, 1800 से 1899। सही कि गलत? पक्का? 20वीं सदी? सर आराम से ना प्लीज। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हो? दिमाग ही रखना, भी देखना, इतना मजा आने वाला है आपको कि आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हुआ था, आखिर क्यों वास्को डी गामा बेचारा भारत ही आ गया था और उसको देश कोई नहीं मिला, गलती से भटक के यहीं क्यों आ गया, देखेंगे। तो सर पहले वापस समझना, और इंडिया के लोग आखिर ऐसे क्यों मिल गए कि वास्को डी गामा ही मिला। और वास्को डी गामा जाके बोला यार भूखे नंगे लोग, गरीब लोग इंडिया वाले भी हैं इधर। उनको लगता था कि दुनिया में कोई लोग ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन आके इंडिया में देखा अरे भाई यहाँ तो बड़े गरीब ऐसे किस्म के लोग हैं, अजीब प्राणी हैं, कुछ काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। अब सर ये ऐसा ऐसा देख के दिमाग खराब हो रहा था। जरा एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 का डेट बताना, प्लीज रिपीट करिएगा प्लीज। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918/19, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45, 1939 to 1945। अब सर मैं बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी की, मतलब 1800 से 1899 की। मैंने बोला इसमें दो वर्ड, एक बोला इंपीरियलिज्म, दूसरा बोला कॉलोनियलिज्म। इधर समझना प्लीज। इंपीरियलिज्म मतलब क्या? साम्राज्यवाद। सुन पा रहे हो? साम्राज्य तो समझते हो सर, किसी भी राजा का एक क्षेत्र, एक एरिया, अभी इतना समझना। लेकिन यहां साम्राज्यवाद का मीनिंग अलग है। पहले अंग्रेज जब हमारे पास आए थे इंडिया में, तो पहले उनको चाहिए था सर, सुनना, संसाधन, रिसोर्सेज चाहिए था। और राज करने अपने पे नहीं आए थे। और मैं बताऊंगा कि वो क्यों आए यहाँ। तो सर संसाधन भी है, तो संसाधन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि सर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसमें हर देश ये चाह रहा था, सुन पा रहे हो, कि इंडस्ट्री को कराने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। और सर इंडिया में भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल्स मिल रहा था। और सर याद है आपको, जब यूरोप के कंट्री मैंने पढ़ाया था, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला मैंने बताया था। जिनको नहीं बताया था उनको बता दूंगा। जब एक कंट्री अगर कोई चीज़ करने के लिए आगे जाएगा तो दूसरा कंट्री भी तो पीछे जाएगा। जैसे बड़ा भाई अगर IIT निकाल लिया तो छोटा भाई भी सोचेगा कि हम भी निकालेंगे, नहीं तो गार्जियन लोग बोलेंगे। अब सर नहीं होता है कि अगर ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में मान लो ताऊ जी का या बड़े पापा का बेटा निकाल लिया और आपका नहीं निकला, तो आपके पापा बोलेंगे ढक्कन कहीं का, वो निकाल लिया तुम। अब आप ये सोचोगे कि कब ये मिले कि हम इसको पकड़ के एकदम जो है दे जाओ, उसको आपको इस बात की खुशी नहीं होगी, लेकिन इनसिक्योरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर सब यही बोलेंगे कि तुम्हारा वो भाई तो निकाल लिया, तुम कैसा गोबर है कि नहीं निकाल पाया। लेकिन तब आप क्या करोगे? आप भी बोलोगे हम भी तैयारी कर लेते। सुन पा रहे हो? सेम कंट्री, साम्राज्यवाद का मीनिंग है कि जब कोई देश सिर्फ संसाधन के लिए किसी देश में जाए उसको बोलेंगे इंपीरियलिज्म। क्या बोलेंगे? तो सर कॉलोनियलिज्म क्या होगा? सर अंग्रेज जब आए तो संसाधन ले ही रहे थे, फिर देखिए क्या कि यहाँ पे गवर्नमेंट ठीक ठाक से काम नहीं कर रही है, राजा महाराजा लोग में सर एकता है ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि देश भी हम ही चलाते हैं।
तो जब कोई भी कंट्री किसी भी देश के सिर्फ संसाधन का इस्तेमाल करे तो क्या? अरे बोलो, इंपीरियलिज्म। सिर्फ प्लीज सुनना बातों को ध्यान से, जिसको नहीं पढ़ना, मन नहीं हो, बिल्कुल जा सकते हो, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको जब लगे कि सर हम अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल चले जाइए आप, बस इधर सुनना। इंपीरियलिज्म का मीनिंग है सर कि जब कोई देश किसी देश के लिए क्या इस्तेमाल करे? सिर्फ उसका संसाधन, रिसोर्सेज, उस पर राज नहीं कर रहा है वो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंपीरियलिज्म। लेकिन जब कोई कंट्री संसाधन तो इस्तेमाल कर ही रहा है, प्लस उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो कॉलोनियलिज्म। इसीलिए वर्ड यूज होता था ब्रिटिश कॉलोनी, अंग्रेज कॉलोनी। कॉलोनी क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि सर वो वहां पे अब पूरा का पूरा कंट्रोल अंग्रेज करने लग पा रहे। लेकिन पहले क्या यूज होता था? साम्राज्यवाद, क्योंकि अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, तो सर उनको क्या चाहिए था? संसाधन। वो राज करने थोड़ी ना आए थे, लेकिन जब राज करने लगे तो कॉलोनी बनाने लगे। क्यों कॉलोनी बोले? क्योंकि सर वो अब आ गए थे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या सुन पा रहे हो? अच्छा जोर से बोलो, समझ आ रहा था? यस और नो? अब सर प्लीज 1 मिनट रुकना। यानी कि 19वीं सदी में 1800 से 1899 में 2 चीज चल रहा था, एक कॉलोनियलिज्म और दूसरा इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म का मीनिंग क्या? जब सिर्फ क्या ले? संसाधन। और कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या? जब संसाधन प्लस और भी चीज ले, संसाधन प्लस शासन। समझ में आ मेरी बात? आ जाओ, क्यों परेशान हो रहा? आ जाओ, टेंशन नहीं लेना, आ जाओ, चेयर इधर कर लो, उसे बैठ जाओ, दे दी चेयर, दे दी, आराम से जाइएगा, बस इसमें लगाइए नहीं, आराम से बैठ जाइए। आगे नेक्स्ट, अब जरा उसके नीचे आइएगा, समझ में आएगा। नीचे तो सर आपको क्या दिख रहा है? 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म और क्या? इंपीरियलिज्म। नीचे आओ, 20th सेंचुरी लिखा हुआ है, तो सर क्या लिखा है? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो गलत लिखा है कि सही? क्योंकि 20वीं सदी मतलब क्या? 1900 से लेकर 1999, तो वर्ल्ड वॉर 1 1900 से 14 से कितना? 18 19। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945। यहाँ तक ठीक? वेल डन सर। नीचे आइएगा जरा, नीचे। अब 21st सेंचुरी में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट कोल्ड वॉर। तो सर प्रीपेड और एक होता है क्या? पोस्ट पेड। पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर के बाद की पहले, बाद में। तो प्री मतलब क्या होता है? पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो सर कोल्ड वॉर के बाद में। लेकिन सर इसमें पूरा का पूरा मजेदार चीज है, जरा गौर से देखो, नीचे देखो, आपको वहां पे 2 लिखे होंगे टाइम लाइन। एक लिखा होगा 1945 टू 1991, दिख रहा है? 1945 से 1991। क्या लिखा हुआ वहां बताइए? कोल्ड वॉर लिखा हुआ है ना? अच्छा एक बात बताओ, कोल्ड वॉर का हिंदी क्या होता है? शीत युद्ध। सर शीत युद्ध से तो समझ में आता है कि ऐसा युद्ध जो शीत में हुआ हो, बट ऐसा मीनिंग है नहीं सर। आप बोले हॉट वॉर मतलब क्या? जो गर्मी में वार हुआ हो हॉट वॉर? नहीं सर। कोल्ड वॉर मतलब जो ठंडी में हुआ हो कोल्ड वॉर। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है सर। तो क्या लॉजिक है? देखो इधर इधर 19, पहले सुनना, मैं आपको एक बात पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये जो टाइमलाइन है ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी सब्जेक्ट में काम आएगा, आई कैन गारंटी यू। और जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, बाकी आपको एहसास हो जाएगा। हर जगह एक टाइमलाइन से आप पूरा रिवाइज कर लो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनीथिंग, आई कैन गारंटी यू। मैं सच बता रहा हूँ, ये टाइमलाइन सिर्फ सर रटवाने के लिए नहीं है। इतना ही टाइमलाइन उतने में से क्यों दिया गया है इसका आपको पता चलेगा। तो पेज नंबर 2 पढ़ रहे हैं, समझना ध्यान से। पहला वर्ल्ड वॉर 1 बोलो जरा। तो 1914 से 1918/19। दूसरा तो 1939 टू 1945। अब मैं बोल रहा हूं यहां से समझना, 1946, जनरली 1945 या 6 से लेकर 1991 बोल रहा हूं। कितना बोल रहा हूं? अब समझना एक बात, तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो अभी तक नहीं हुआ है ना? तो सर अभी दिमाग में रखिएगा, तीसरा विश्व युद्ध अभी हुआ नहीं। तो कभी कभी सर कंफ्यूजन होने लगता है कि दूसरा था कि, तो प्लीज अभी दिमाग में रखिएगा, नहीं होगा। आम आदमी को लगता है ना लड़ाई जैसी होगा चाइना या कुछ यूक्रेन रशिया से, बोल रहा है बुझाता हो जाए क्या आपकी भी। अब देखिए उनको सर कोई लॉजिक नहीं है, जबकि इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने ही नहीं दिया जाएगा। और वो सारे स्ट्रांग सारे कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये साइन कर लिया गया था। अभी लोगों को पता ही नहीं है, अधिकतर लोगों को ये लगता है क्या लग रहा है आपकी बात हो जाएगा। ये सर है आम आदमी, मैंगो मैन। ये मैंगो मैन लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अरे समझ में सर, मैंगो मैन बनना है क्या? मेरे पास आ गए तो मैंगो मैन नहीं बनना है। आइए जरा
दिख रहा है सभी को? अब एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, 1946 से 1991, इधर देखिएगा सभी लोग। अब बताओ जनरली लड़ाई कैसे होता है? दो तरीके से, एक होता है कि आर्म्स सब गन्स टेक्नोलॉजी हो रहा है, एक होता है अंदर ही अंदर लड़ाई होता है, उसको देखना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है दोस्त लोग में, शक्ल देख लिया तो दिन खराब हो गया और अंदर से लगता है एक बार मौका मिल जाए इसको पकड़ के चेपेंगे, ऐसा होता है। एक बार द्वंद्व चलता रहता है अंदर। अब दोस्त जब उधर से वो आ रहा है और दुश्मनी है तो एक इधर जा रहा है, एक दूसरा, एक इधर रास्ते से एक उधर रास्ते से, सर मतलब देखना पसंद। तो ये आप बताना एक्सटर्नल वार है कि इंटरनल वार है? तो सर कोल्ड वार भी कुछ ऐसा ही था। रसिया और अमेरिका, सुनना, उस समय दो सुपर पावर। सर लड़ाई क्या हो गया, क्या इधर रसिया और अमेरिका का खूब बनता था, बता दे रहा हूं मैं, जबरदस्त। आपको वर्ल्ड वार वन पढ़ाऊंगा, इतना मजा आएगा आपको। खूब बनता था दोनों का, मतलब दोनों साथ में टिकाते थे हर जगह। अब सर दोनों साथ टिका रहे हैं, सडनली ऐसा क्या हो गया कि दोनों में दुश्मनी हो गई? होते नहीं है ना, दोस्त दोस्त ना रहा। अब सर यहाँ पे वर्ल्ड वार वन में तो सब ठीक था। सर आपको सुना होगा कि बम मारा था हिरोशिमा और नागासाकी, ये तो सब सुना रहता है। और कौन मारा था? अमेरिका। सर जैसे ही वर्ल्ड वार टू में बम मारा, रसिया बोला कैसे मार दिया बेतू? क्योंकि रसिया को बताया नहीं था अमेरिका ने कि हम न्यूक्लियर पावर डेवलप कर चुके हैं, जबकि दोनों साथ रहते थे, सारा कुछ साथ होता था। रसिया का कहना था कि तुमने हमसे गद्दारी किया है, तुम हमको बताए नहीं हो। अमेरिका बोला सब कुछ बताया नहीं जाता है। तो रसिया बोला अच्छा ठीक है, तो हम भी बताएंगे कि क्या बताया नहीं जाता है। तो सर अब दोनों में क्या होगा? दुश्मनी। तो अब आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वार टू में साइन हो गया कि अब वर्ल्ड वार थ्री होने नहीं देंगे। लेकिन सर रसिया तो अब अंदर ही अंदर है ना, कि अगर एक किसी के पास न्यूक्लियर पावर आ गया और देशों को तो डर लगेगा नहीं लगेगा? क्या अमेरिका के पास और किसी के पास नहीं है? अब सर रसिया बोल रहा है अब देखते हैं हम भी। तो रसिया भी सर न्यूक्लियर पावर बनाने का शुरुआत कर दिया। अब आपको क्या लगता है अमेरिका से जो लड़ाई होगी वो क्या कोल्ड वार नहीं होगी? क्या वो इंटरनल नहीं होगी? इंटरनल लड़ाई तो होगी, क्योंकि अब साइन हो चुका है कि एक्सटर्नल लड़ाई नहीं होगा, हथियार के लेवल पर लड़ाई होगा ही नहीं। इसीलिए सर अब देखो इधर 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म, 1945-46 तक ट्रीटी साइन हो गया, सब डन। और पता है आपको रसिया तो अंदर ही अंदर है ना कि बेटा अब जो भी है जैसा भी है मुझे डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका तो हमेशा आंख दिखाता रहेगा मेरे को। अरे समझ पा रहे हो? अब सर किसी के पास बंदूक है दिखा रहा है तो दूसरे वाला भी सोचेगा ना कि हम भी लेके आते हैं। हालांकि सर सॉल्यूशन वो तो कभी नहीं है, ना उसका ना इसका। सर रसिया आके क्या बोल रहा है देखो, 1946 से रसिया ने मन मुटाव शुरू किया, अमेरिका में खटपट शुरू हुआ। रसिया बेचारा 1991 में आके पूरी तरीके से टूट गया। पहले रसिया क्या था? यूएसएसआर। वो कैसे सोवियत संघ, जो आपको मैंने कजाकिस्तान आपको पढ़ा है, केकेटीयू, ये सब रसिया का ही था। आपको पढ़ाऊंगा। अब सर अगर आपको मैं नहीं पढ़ाता तो कहां से आप समझ पाओगे? नहीं तो सर रट लोगे खाली कि रसिया इतने में कंट्री में टूट गया, 15 में, 16 में, 17 में, रटते रहो आप जीवन भर, कुछ नहीं होगा। अब मैं जैसी बोलूं कजाकिस्तान, आपका दिमाग वहां चला गया। सुन पा रहे हो? रुक जा बे। अब वापस देखो जरा, इधर देखना ध्यान से। तो सर रसिया अगर जानबूझ के अगर न्यूक्लियर पावर अगर खुद नहीं बना तो उसको तो डर हमेशा लगा रहेगा कि अमेरिका जब मर्जी तब हमको बोलता रहेगा। सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? बोल रहे हो क्या? सर कमाल की बात प्लीज समझना, मैप के बिना ट्रस्ट में मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सर, 10 बार नहीं 20 बार रिवाइज करके रखो उसको। क्योंकि जब जब मैं बोलूं मोरक्को तो आपको पता चलना चाहिए मोरक्को कहाँ है। जब जब मैं बोलूं ब्राजील तो आपका दिमाग ब्राजील तक जाना चाहिए कि ब्राजील कहाँ है। फ्रेंच गुयाना जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं तो सर मजा नहीं आएगा। आपको मैं बोलूंगा कि अटलांटिक ओशन में अमेरिका ने अपना नाव भेज दिया वर्ल्ड वार वन में, और नाव जैसी भेजा तो सर जर्मनी बोला कि यार ये अमेरिका मदद कर रहा है, उसके नाव पे जर्मनी ने मार दिया बॉम्ब। अब अमेरिका यही चाहता था कि तुम सिर्फ बम मारो और हम इस वर्ल्ड वार में आए जानबूझ के। सर अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वर्ल्ड वार वन में, एक रत्ती कहीं नहीं। लेकिन जब जर्मनी नया नया बना था, इतना मार मारा ब्रिटिशर्स और यूके को, क्योंकि नया नया यूनिफाई हुआ था। देखो नया नया जो होता है ना, 9th 10th वाले जो बच्चे होते हैं, 11th वाले, बड़े एनर्जी होता है सर, उनको ज्यादा ईगो को हट मत करना, चाकू मार देंगे आपको ज्यादा। तो क्योंकि अभी क्या है, यंग हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली कि जितना हम में दम है ये सब हमारे सामने लुल्लू पुल्लू सब है। तो इसीलिए सर जर्मनी नया नया बना था, उसमें भी पूरा आगे बढ़ने की चाहत थी।
बगल में फ्रांस था, पहले फ्रांस को मारा और एरिया कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद जर्मनी पावरफुल हो गया। अब जर्मनी पावरफुल हो गया, फ्रांस का दोस्त, आगे बताऊंगा सारा डिटेलिंग। अब फ्रांस की दोस्ती मान लो यूके से है, ब्रिटिशर्स से। अब जब यूके बोलूं तो 4 कंट्री याद है, स्कॉटलैंड जिनको पढ़ा दिया हूं, इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड। तो सर वो लोग मिलके फ्रांस के साथ लड़ रहे, लेकिन जर्मनी तो नया नया था ना, नया नया जो गाड़ी सीखा रहा तो उससे कितना भी गाड़ी चलवा लो सर, उसको लेकर दिल्ली चल जाओ आप समझ में आ रहे? वो लेके कहेगा बैठिए ना पापा, बैठिए आप, कोई तकलीफ नहीं। पापा बोलेंगे बड़ा अच्छा कर, अरे क्या अच्छा, नया नया सीखा है। जर्मनी ने सर इतना मार मारा यूके को, फ्रांस को, इतना हालत खराब किया, हालत टाइट। वर्ल्ड वार 1 कब हुआ? 1914 से 1918-19। 14 में सर बहुत मारा, 15 में भी फिर मारा, 16 में आते आते सर ऐसी हालत हो गई अंग्रेजों की कि लगा बेटा अब मेरा इज्जत जाएगा। अच्छा जरा देखो इधर क्या फायदा है आईआर का। मैंने क्या बोला? 1914 में ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार 1 में बिजी थे। क्या सब सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे जोर से बोलो, यस नो। अंग्रेज बिजी थे वर्ल्ड वार 1 में। गांधी जी 1914 से 15 आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया में, और आते आते देखो जाओ गांधी जी क्यों कितना दिमाग देखो लगा रहे। उधर वर्ल्ड वार 1 में बिजी है तो अमेरिका को सेना चाहिए, और जर्मनी उसको मार ही रहा है तो सेना तो उसको चाहिए। तो इंडिया के साथ तो चाहेगा ना कि हमारा संबंध खराब ना हो, क्योंकि सर सेना तो इंडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गांधी जी का एंट्री हो रहा है सर 1914-15 में। आते आते खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल क्यों हो गया? क्योंकि सर अंग्रेज बिजी उधर है, उनको इधर ध्यान नहीं है। और जब ध्यान नहीं है तो आंदोलन क्या हो गया सर? एक एक चीज का कारण है। अब लोग क्या इतिहास रट लेते हैं, इधर आगे जाके 1914 में 1915 मार के 1918। आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि क्यों आखिर गांधी जी उसी समय क्यों आ रहे, और आते आते सर उनका आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। और आंदोलन क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? और आंदोलन क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? अब सर इन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, करने दो इसको। वादा भी कर दिया कि वर्ल्ड वार 1 में सेना दो, जो होगा अच्छा करेंगे। जैसी सेना दिया गया, सुन लो इधर, खत्म। जैसी सेना दे देगा वर्ल्ड वार 1, उसके बाद अंग्रेज कह रहा है तू कौन बे? गांधी जी बोले हम। बोले हाँ तू कौन? ये बोले यार ये तो बहुत जल्दी भुला गया। उसके बाद के बीच का सारा आंदोलन अनसक्सेसफुल है सर। फिर वर्ल्ड वार 2 के समय फिर अंग्रेजों को सेना चाहिए, तो फिर उस समय सुधार होगा इंडिया में, और फिर गांधी जी वहां दबाव डालेंगे। क्या समझ पा रहे हो? लेकिन सर बिना आईआर का, बिना मैपिंग का नहीं समझ पाओ। और सर ये मैंने बोला जर्मनी ने जब मारना शुरू किया ना सर, उसके बाद ब्रिटिशर्स रोते रोते गए अमेरिका के पास। बोले पापा जी, अमेरिका बोला अरे पापा जी कैसे बोल दिए? बोला नहीं नहीं अभी हमको मदद है। और कहा जाता है कि सर जब जरूरत हो तो गधा को भी तो अमेरिका बोला बताओ बताओ बताओ। सर सीधा बोला ब्रिटिशर्स कि अगर आप देखो, ब्रिटिशर्स की इज्जत ताक पे थी क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पावरफुल थे ना पहले। अमेरिका सर कभी किसी वार में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है 100 सालों तक। याद रखिएगा, इस दुनिया में जो सक्सेसफुल होना है वो अकेले कहीं बैठकर नॉलेज ले रहा है, और जिस देश में हमेशा लड़ाई होता हो वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल बेस्ड हमारा मुल्क बगल में, नाम बोलने की जरूरत है क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सर हमसे पहले आज़ाद हो गया है वो अफगानिस्तान, 1920 में आज़ाद हो गया, लेकिन आज तक उसकी हालत सर वैसी है। अब सर देखो जर्मनी को जैसे मारा ना, जर्मनी ने मारता गया, गए अंग्रेज ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स गए अमेरिका के पास, फ्रांस वगैरह सब मिलके गए। अमेरिका बोला अच्छा रुक, अमेरिका बोला हम तुमको सप्लाई करेंगे। क्या सर? बोला कि हम गन और पूरा जो खाना पीना चाहिए सब सप्लाई करेंगे। जर्मनी को ये बात पता नहीं था। जर्मनी को लगा कि अचानक से 1914-15 में हम मार रहे हैं इसको, 16 में ये अंग्रेज वाला हम पे भारी काहे पड़ रहा है, तो इतना बेकार तो नहीं था। ये देखा कि कुछ तो गड़बड़। तो जब देखा अटलांटिक ओशन में, अब जब अटलांटिक बोलूं तो समझ रहे हो कौन सा शेप था? एस। तो सर अटलांटिक ओशन ये एस शेप का है। ये रहा अमेरिका, ये है सर यहाँ जर्मनी। सर आपको पता होना चाहिए यहाँ है जर्मनी। कैमरा से देख रहा है क्या? कैमरा से, दूरबीन से, कि सर ये तो अमेरिका मदद कर रहा है यार। जर्मनी सीधा बोल रहा है बॉम्ब मारो इस पे। सर बॉम्ब मारा, नाव खत्म। अब अमेरिका देखो क्या ये चाहता था, पहले तो इनडायरेक्टली मदद कर रहा था ना, अब ये चाहता था, अब क्या बोल रहा है? हमारे संप्रभुता पे अटैक किया गया है, हम बदला लेंगे। सर यही होता है जबरदस्ती। फिर आपको बताएंगे वियतनाम में अमेरिका फिर जानबूझ के वहां जाके नाव खड़ा कर दिया।
फिर वहां पे मारा करे हमारे संप्रभुता पे, अरे तुम नाव लेके जाते क्या हो भाई वहां तुम। और सर अमेरिका ने हद ही कर दिया। जैसी सर आया 1916 में, 1917 में आके अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। अब सर सुपर पावर था क्योंकि 100 साल से उसने अपने आप को सिर्फ पावरफुल बनाया था, वो किसी वार में नहीं गया था। और आते आते सर 1 साल में ना जर्मनी का नस्तो नाबूद कर दिया। अमेरिका का एंट्री होना खत्म। और अंग्रेज को चूंकि इज्जत ताक पे इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज तो उस समय लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह अपना कब्जा जमाए थे। अच्छा आप सोच के देखो, अंग्रेज कब्जा जमाए हुआ था लेकिन अमेरिका क्यों नहीं था? आप सोचो, अमेरिका ने सर, अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका सोच लिया कि इस बात को समझ गया हो कि सर आज अंग्रेज उछलेगा, लेकिन अगर आज हम अपने नॉलेज, एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा कर लेते हैं, आने वाले समय में अंग्रेज को ऐसे थप्पड़ मार के हम उसके ऊपर आ जाएंगे। सर देखो सेम वही चीज़ हुआ। अंग्रेज पूरा उछल कूद के पूरा राज किए और जाना किसके पास पड़ा? अमेरिका के पास। और 100 साल बाद अमेरिका जब निकलता है तो सर उसके बाद अंग्रेज आज किसका है? मैंने क्या बोला? पापा जी किसको बोलता है? मैं बता रहा हूँ लाइफ में सर आप बस नॉलेज लो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस भी करो, मेरे बात मानो, आप एक किताब पढ़ो, आपकी सर कस्टमर बढ़ जाएंगे आपके पास, गारंटी मैं बता रहा हूँ। और ये आप नहीं है तो प्रैक्टिकली अप्लाई करके रख लेना। आप, मैं एक किताब बता रहा हूँ, एक किताब पढ़ो, आप बैठे रहो अपने घर पे, कस्टमर आपको ढूंढ के पहुंचेंगे, गारंटी। आपको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। सुन पा रहे हो सर? वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स का होना और गांधी जी का आना, इसका मतलब उनका सब सत्याग्रह, मतलब कि सर खेड़ा आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, उधर मिल वाला सक्सेसफुल हो गया, चंपारण, और गांधी जी एक ही 2 साल में एकदम से पॉपुलर हीरो बन के आ गए। क्यों? क्योंकि सर अंग्रेज उधर बिजी थे सर, और उनको मार मार के हालत खराब किया हुआ था कौन? जर्मनी। अब सर जरा नीचे आना, क्या आपको नहीं लगता है कि हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो ये आपको इजी लगेगा? नहीं तो रटते रहो आप, कितना रटोगे? रटते रटते सर बाल उड़ जाएंगे। नीचे आइए जरा। तो सर नीचे आओगे तो देखो 2 चीज इधर। अब लड़ाई मैंने बोला वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, सर हार गया। ये सारा डिटेल आगे भी पढ़ाऊंगा। हार गया कौन? जर्मनी से ऐसा ट्रीटी साइन कराया गया जिसके तहत कहा गया कि ना तुम्हारा संसाधन पे अधिकार होगा, ना तुम्हारे आर्मी पे अधिकार। सर समझ रहे हो आप? ये ट्रीटी इस कदर साइन हुआ था और ऊपर से भी बोला गया, अब अंग्रेज खुन्नस निकालेगा ना, क्या रे छोटा मोटा देश मार के मेरा हालत खराब कर दिया, अब आपको खुन्नस। ये बोल रहा है कि सर तुम्हारा सारा संसाधन मेरा, तुम्हारी आर्मी सिर्फ उतनी ही रहेगी जितना सिर्फ बॉर्डर पे, कोई आर्मी कुछ नहीं होगा। मतलब सब कुछ उससे ले लिया गया। और ये याद रखना सर, इंसान से जब सब कुछ ले लिया जाए तो इंसान में डर नहीं रहता है, फिर वो उसके बाद सर वो अटैक करेगा ही करेगा। इसलिए सर हिटलर का राइज होता है जर्मनी में। तब हिटलर आके एकदम भाषण देना शुरू करता है कि हमारा संसाधन पे दूसरे किसी का हक कैसे हो सकता है, वो तो जीवन का अधिकार है। इतना तेजी में भाषण दिया कि लोग सर एकदम हिटलर की तरफ खींचे चले आए। और उसके बाद सर हिटलर ने गजब का फिर वो अपना दिखा लिया। सर कारण है क्योंकि ट्रीटी ऐसा साइन हुआ। कुछ लोग बोलते हैं, आपको पाकिस्तान पढ़ रहा हूँ मैं, कि इंडिया ने जब पाकिस्तान को हराया तो उसी समय सब उससे ले लेना चाहिए था। लेकिन सर जब इंसान से सब कुछ ले लोगे तो उसमें कुछ डर रहेगा क्या? नहीं, वो सोचेगा ऐसे भी कुछ नहीं है, मारो। इसलिए इंडिया ने सर थोड़ा थोड़ा करके लिए, ताकि उसको महसूस ना हो कि सब कुछ मिल गया हो, नहीं तो फिर वो सर अटैक करना शुरू करेगा। क्या आप लोग वही समझ रहे हो कि बोल रहे हो? इसलिए लाइफ में किसी इंसान को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अरे समझ में नहीं है? डायलॉग भी है, डर को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। उसके बाद से वो जो मारने लगेगा आपको, उससे खतरनाक फिर कोई नहीं होता है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, और जिसके पास कुछ खोने को नहीं है उसके पास पाने के लिए सब कुछ। बात खत्म है। किसको डर लगता है? जिसके पास कुछ हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या घंटा का डर? अब जिसके पास फैमिली, उसको डर रहेगा कि मेरी फैमिली को टच ना करे। जिसके पास रिसोर्स है, पैसा है, उसको थोड़ा डर लगा रहेगा कि पैसा में आग ना लग जाए या कोई चुरा ना ले। अब जिसके पास कुछ नहीं है, उसको क्या डर लगेगा? वो तो यही सोचेगा कि सर ऐसे भी कुछ नहीं है, गोली मारते रहो। इसलिए आमतौर पे आपको क्रिमिनल मिलेंगे, वैसे मिलेंगे जिसके पास कुछ नहीं है। आप देखो, ना घर पे फूस है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, क्रिमिनल बन गया। क्या सुन पा रहे हो? और पाकिस्तान की भी तो यही हालत है। आप ठीक नहीं है तो बंदूकें ना उठाएगा, दूसरा क्या उठाएगा? बोलोगे क्या? सर नीचे आना। हो भी गए तो कोई बात नहीं, नीचे आना।
तो देखना जरा, वर्ल्ड वार 1 बताना ईयर, रिपीट करो और प्लीज रिपीट करना। 1914 से 18, 19। वर्ल्ड वार 2 1939, 45। अब 1945 तक तो वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। इधर जरा देख लो, 1946 से मैंने बोला 1991। अब अपने नोट्स को एक बार पहले देख लो, बीच में 1945 से या 1946 से 1991, और उसके बाद है 1991 के आगे। इधर देखना, ये मैंने लिखा है कोल्ड वार। क्या लिखा है? अच्छा, जब बम गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पे वर्ल्ड वार 2 के बाद, रसिया खफा हो गया। अब लड़ाई क्या चल रही है? इंटरनली। तो जब इंटरनली चले तो कब तक चलेगा? जब तक रसिया भी पावरफुल हो, अमेरिका भी पावरफुल हो। मतलब दो कंट्री क्या है? पावरफुल। सुनना इधर, तो खूब कोल्ड वार चल रहा है। लेकिन 1991 में आते आते बेचारा रसिया जो है वो कमज़ोर हो गया खुद ही, क्योंकि अंदर सर जब परिवार में खुद ही लोग आपस में लड़ना शुरू कर देना, तो हराने के लिए बाहर का तो चमेटा मार के हरा लेगा, लेकिन परिवार अगर स्ट्रांग है सर तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको टच कर पाएगा। नहीं तो आजकल का परिवार ज्वाइंट फैमिली में क्या है, उसके भाई को मारा तो खूब कहलक, मतलब अगर उसमें बनता नहीं है तो खूब किया, अरे एक दिन वो अभी आपको मारेगा। तो सर परिवार अंदर से हमेशा स्ट्रांग रखिए, चाहे भले कितना भी मतभेद हो जाए, लेकिन बाहरी कोई आए तो स्ट्रांग हो जाओ सर, सीधी सी बात है। आ रहा समझ में? बाकी मतभेद तो चलता रहता है। अब आओ इधर, कोल्ड वार 1946-1991 में रसिया सर परेशान हो गया आपस में, बोला साथ अब रह नहीं पाएंगे। रसिया टूटा जैसे ही अमेरिका सर उधर पार्टी पे पार्टी कर रहा है। अरे काहे नहीं करेगा, उसका मेन लड़ाई प्रतिद्वंदी कौन था? रसिया। रसिया क्या पड़ गया? कमजोर। 1991 में रसिया कंप्लीट टूट गया। अमेरिका वाला पूरा नशे में है सर, अब बोतले पे बोतले चल रही है एकदम। अब उसके बाद सर उसको नहीं पता था कि हर आंधी से पहले थोड़ी शांति होती है। अब की बार रसिया टूटा जरूर था सर, लेकिन अब की बार चाइना को साथ लेके आने वाला था। समझ रहे हो मेरी बात? अमेरिका सर पूंजीवाद है, पूंजीवाद। उसको प्रॉफिट से मतलब है, कैपिटलिज्म। उसको दुनिया गया तेल लेने, उसको फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और सर रसिया था कम्युनिस्ट, तो रसिया कहता था प्रॉफिट कमाओ, लेकिन सर गरीब, कम्युनिस्ट हमेशा गरीब। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का ना, खाली गरीब की राजनीति करेगा, खाली गरीब के बारे में बोलेगा। मदद करे नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन खाली बोलेगा गरीब, किसान, मजदूर, इसी की बात करेगा। कौन? कम्युनिस्ट। अब सर इधर देखो, 1946 से 1991 चला कोल्ड वार। अब 1991 में क्या रसिया हो गया टूट। अब दो मैंने बोला, 1991 से 2008 और फिर 2008 से टिल नाउ। सुनना इधर, जब कोल्ड वार चल रहा है किसके बीच चल रहा है बोलो तो बेसिकली यूएसएसआर और अमेरिका, जिस यूएसएसआर को हम रसिया बाद में बोल रहे हैं, किसके बीच चल रहा है? एक बार और बोलना। अच्छा ठंडे मन से बोलोगे तो कैसे माने? एक बार और बोलना। यूएसए रसिया। सर यहाँ कोल्ड वार चल रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पावरफुल कंट्री कितने हैं? दो, एक अमेरिका और सर इसी को बोलते हैं बाईपोलर। सुनना ध्यान से, पहले क्या बोलेंगे? बाई मतलब होता है टू, क्या हुआ? पोलर मतलब अभी समझो क्या, पावर समझो, पोल समझो, होता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पे हम दो पोलर की बात कर रहे हैं, वो दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो क्या है? पावरफुल है। तो मुझे बताना जरा, 1946 से 1991 तक वर्ल्ड बाईपोलर था कि यूनिपोलर था? क्या समझ पा रहे हो? बाईपोलर क्यों था? क्योंकि दो कंट्री पावरफुल है। अच्छा इधर आओ, इधर 1991 में रसिया टूट गया, तो 1991 से 2008 वर्ल्ड यूनिपोलर होगा कि बाईपोलर? क्योंकि सर रसिया तो टूट गया है ना, अब अकेला का अकेला कौन पावरफुल है? इसलिए तो अमेरिका बोतल पे बोतल खोल रहा है। तो सर क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे, बिटवीन 1991 टू 2008 वर्ल्ड एंटर्ड इनटू बाईपोलर और यूनिपोलर? जोर से बोलो। क्योंकि सर रसिया क्या हो गया? टूट गया। तो सर अगर मैं बोलूं 1946 से 1991 के बीच में वर्ल्ड यूनिपोलर था, क्या था? बाई। क्या समझ में आ रहा है? तो बाईपोलर और ये क्या हो गया? यूनिपोलर। इधर इधर 1991 से 2008। अच्छा जी जी नमस्कार, बताइए।
कनेक्ट करिए। चलिए इधर जरा देखिएगा, इधर प्लीज देखिएगा, इधर सभी लोग। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? देखिएगा प्लीज। चलिए सॉरी, इधर इधर। तो पहले बाइपोलर कब था, ये बताओ बाइपोलर। अभी हमें पता तो होता है। अब ग्लोबल क्राइसिस आया ना, तो सर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया चाइना। कौन फायदा उठाया? मतलब चाइना ने सर, अब देखा यह जा रहा है कि चाइना भी एक नया तेजी से बढ़ रहा है आगे इस ग्लोबल क्राइसिस में। तो चाइना, पहले वर्ल्ड में 2 सुपर पावर थे, कौन कौन? रसिया एंड अमेरिका। रसिया फिर टूट रहा है। अब 2007-8 में फिर कौन सा नया कंट्री आ रहा है? चाइना। अब कमाल की बात जरा देखो, क्या जबरदस्त आपको। चाइना सर आते आते एक जबरदस्त बवाल क्या कर रहा है, कह रहा है रसिया पे कोई आंख उठा के देखा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर ये हमेशा ऐसा ही स्टेटमेंट देता रहता है, ये कभी शांति वाला स्टेटमेंट नहीं देगा, क्योंकि इसका इतिहास सर वैसा ही है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। और जिस देश का इतिहास लड़ाई झगड़े से बना, वो हमेशा लड़ाई झगड़े की ही बात करेगा। बगल में भी है हमारे पड़ोसी, कौन? इंडिया सर क्या है, जन्म लिया रामायण उमायण से, तो अपन दुश्मन लोग को भी पानी पिलाते हैं, और वो सर क्या है, दोस्त लोग को भी हरामखोर पानी नहीं पिलाता। तो बेसिकली क्या है, आपका सर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका देश बना कैसे है। चाइना भी सिविल वार से ही बना है, पढ़ाऊंगा पूरे डिटेलिंग में। तो चाइना में लड़ाई की ही बात करेगा, इधर आना। तो 2007-8 में एक नया कंट्री आ रहा है, कौन? चाइना, जो तेजी से बढ़ता आ रहा है। और अब कंट्री में जरा देखो, 2008 से अभी तक, 2008 से अभी तक सर इंडिया भी तो कहीं था, तो इंडिया भी तो आगे बढ़ने के है कोशिश में। इंडिया में भी सुपर पावर के लिए क्षमता तो है, तो इंडिया भी ट्राई मार रहा है और चाइना भी ट्राई मार रहा है। तो इंडिया का भी तो 2008 तक लगभग अच्छा खासा इज्जत बन गया। और भाई को क्या चाहिए? इज्जत। और इंडिया को चाहिए था सर इज्जत, और इंडिया भी यहाँ अपना पूरा मेहनत में लगा हुआ है। चाइना को भी क्या चाहिए था? क्या? इज्जत। सर उसको सुपर पावर बनना था, देश का पूरा बोला था वर्ल्ड का हमको सबसे बेस्ट इकोनॉमी बनना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बनो आप। इधर देखो, 2008 से अभी तक, 2008 से अभी तक इतने सारे कंट्री आने लगे कि मुझे आप बताओ, अगर इंडिया और चाइना मिल भी गया, मान लो मिल भी गया, तो क्या रसिया और अमेरिका को हरा देगा? और क्या रसिया चाइना मिल के अमेरिका या इंडिया को हरा सकता है? तो आज कोई भी ऐसा फिक्स, अनसर्टेन और सर्टेन में क्या फर्क है? सर्टेन मतलब निश्चित है, लेकिन आज क्या निश्चित है क्या? सर अमेरिका कितना भी पावरफुल है, एक क्वाड बना ले इंडिया के साथ मिलकर, तब भी रसिया चाइना को हरा नहीं सकता। रसिया चाइना भी कितना भी मिले तो इंडिया अमेरिका और जापान को हरा नहीं सकता। तो हम कौन से जी रहे हैं एज में? अनसर्टेनिटी में, एज ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और सर मुबारक हो, कोरोना आया था। क्या आया था? सर कोरोना आने के बाद अब और पता नहीं है कि कौन पावरफुल होगा कौन पावरफुल नहीं होगा। तो एज ऑफ अनसर्टेनिटी और बढ़ गया कि घट गया? सर अब और बढ़ गया, क्योंकि पता ही नहीं है कि कोरोना के बाद कौन कंट्री फिर से आएगा, क्योंकि एक ग्लोबल क्राइसिस में तो चाइना ऊपर आ गया। लेकिन आपको बता दें सर, इस बार ग्लोबल क्राइसिस इंडिया के लिए आया है, और सर आने वाले 5-10 सालों में इंडिया का इकोनॉमी ज़बरदस्त बूम करने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया गया है सर, ज़बरदस्त। चाइना सर लाख कोशिश किया, सर चाइना जब जा देखता है कि कुछ नहीं होता बना के छोड़ देता है वो। सर इतना हरामखोर है वो सर वो क्या
देखता है कोई देश बढ़ रहा है, चाइना को सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया से। कारण है क्योंकि इंडिया सर, इकोनॉमी इंडिया का जरूर कम है अभी चाइना से सर, 133 गुना इकोनॉमी चाइना का ज़्यादा है हमसे। कॉम्पीट करने में ना बहुत लग जाएगा वक्त, लेकिन चाइना ये बात जानता है कि हरामखोर सब इतना मेहनत करता है ये सब कि हमको छोड़ेगा भी नहीं। तो चाइना ने सोचा इटली को तो बर्बाद कर दिया वायरस से, आधा यूरोप को तो निपट लिया ऐसे, अमेरिका में भी ये वैसे ही बर्बाद किए। सोचा इंडिया को कैसे, इंडिया वाला सब धूप में भी मेहनत करते, सबको कोरोना नहीं हो रहा है। अब वो क्या सोचा, इसीलिए सर कोरोना के समय उसने बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। उधर नेपाल को उकसा दिया, नेपाल सब दिमाग पगला गया, कह रहा कि सर राम जी यहीं जन्मे थे, राम जी का ससुराल यहीं है। अब सर ऊपर से इधर पाकिस्तान वाला अलग बोलने लगा, मतलब चाइना ने लद्दाख भी कर लिया। वो चाहता है चाइना की इंडिया को बॉर्डर के मामले में उलझा के रखो और हम अपना आर्थिक स्थिति ठीक करें। लेकिन सर इस बार इंडिया समझदार था, इस बार बेवकूफ़ नहीं थे, इस बार सीधा स्टेट में बार बार देखोगे ना तो राजनाथ सिंह कभी बॉर्डर पे चल जा रहे थे, कभी मनमोहन सिंह बोले, कभी वो चल जा रहे थे, सब पहुंच वहाँ पे। और सर वहाँ पहुँचने के बाद देखी बात हो रहा था, इस बार होगा तो देख लेंगे। सर इस बार इंडिया जानता था इस बात को कि बॉर्डर में हमको चाइना उलझाएगा, इसीलिए सर इस बार मैनेज बोलता गया। हम खाली बोलने का जवाब बोलने से भाषण देते रहे, और लेकिन इकोनॉमी पे ध्यान हम देते रहे, क्योंकि हमको पता था कि चाइना हर बार तुम्हारा ना चलेगा नहीं बेटा। तो अब क्या हो रहा है सर, एज ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? और सर उधर नॉर्थ कोरिया भी है और साउथ कोरिया, वो अलगे चिल्लाते रहता है सर, वो 1 महीना 2 महीने में एक ही बार बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा बम मार देंगे। अमेरिका को बोल देता है वो। और सर नॉर्थ साउथ कोरिया पढ़ाया हूँ मैं, साउथ कोरिया का राजधानी क्या था? सियोल। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग। जापान का पढ़ाया था सर। जब अब नॉर्थ और साउथ बोलो तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या चल रहा है, नहीं तो सर अभी पूछते सर नॉर्थ कोरिया कहाँ है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का वो तो नहीं हो रहे सर, एक एक चीज़ का कारण, जब पिक्चर की तरह क्लियर दिखे ना, मैंने बोला नॉर्थ कोरिया दिखा ये, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। सर वो दोनों तरफ उसका कटोरा कट बाल है, अरे समझ रहे हो, नाम किम जोंग नाम भी है सर, किंग कॉन्ग बॉम, हम समझ। सर वो सीधा बोलता है, अमेरिका को बोलता है आंख मत दिखाया करो बेटा, मार देंगे बम हम। अमेरिका बोलते हैं यार सन की है ये पूरा। और सर जब तक 1-2 महीने में उसका न्यूज़ नहीं आता, लोग को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ट्विटर पर उससे पूछ रहा है आजकल कहाँ गए वो, लोग पूछ रहा है कहाँ गए वो आजकल, तुम आ नहीं रहे हो? कहा कि बेटा बहुत जल्द आ रहे, और 15 दिन बाद फिर ट्वीट कर दिया कि हम यूरेनियम इकट्ठा कर लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। सुन पा रहे हो? तो सर 3 चीज़ मैंने बताया, प्लीज़ इधर आना। अब अपने नोट्स पे ज़रा देखना, कहने के लिए ये 1 पेज है मात्र, लेकिन इस 1 पेज, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको आइडिया नहीं है सर। नीचे आओ, नीचे नीचे। तो जरा देखो मैंने वहाँ क्या लिखा है, नोट्स इतने बारीकी से लिखा हुआ है कि कोई टफ नहीं लगेगा आपको। तो पहला है 1991 ऑनवर्ड, देखो क्या लिखा है, पोस्ट कोल्ड वार। आगे आओ, 1991 से 2008 दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? यूनिपोलर। अब यूनिपोलर समझ में आ रहा है, क्योंकि रसिया टूट चुका है, पावरफुल कौन हो गया है? ब्रैकेट में यूएसए लिखा हुआ है, देख लो जरा, क्या दिख पा रहा है? अब जरा नीचे आओ, 2008 से नाउ मल्टीपोलर लिखा हुआ है। मल्टीपोलर मतलब क्या सर? चाइना, यूएसए, रसिया, साउथ कोरिया, जापान भी, जापान को भी भूल मत जाओ। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर अब एज ऑफ अनसर्टेनिटी काफ़ी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जरा नीचे देखो, 1991 से 2008 यूनिपोलर दिख रहा है, उसके बाद 2008 से अभी तक मल्टीपोलर दिख रहा है, अरे है ना? उसके बाद सर रसिया, रिसर्जेंट रसिया, दोबारा मतलब यूएसए साथ जो टूटा था दोबारा से फिर पावरफुल बन के वापस आ गया। और देखो आज फिर से रसिया लेवल पे आ चुका है, क्या समझ पा रहे हो? तो सर बोला था ना कि हर आंधी से पहले जो शांति है, तो 1991 से 2008 तक रसिया भी चुपी चाप था, लेकिन अब की बात चाइना को भी लपेट के लेके आया कि हम तो जाएंगे पापा, चाचा को भी साथ लेके चलेंगे। अरे समझिए, जरा नीचे इकोनॉमिक वेल ऑफ इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। आज सिर्फ यूएसए ही पावरफुल नहीं है, क्योंकि यूएसए और इंडिया एंड जापान साथ मिल भी जाए तो रसिया एंड चाइना को नहीं हरा सकता, एंड वाइस वर्सा समझ रहे हैं? मतलब वो दोनों भी मिल जाए तो इसको हरा नहीं सकता, जैसे को तैसा। नीचे आओ, इसीलिए एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय, क्योंकि हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर इज नॉट क्लियर, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किसी एक के पास है, ऐसा क्लियर है ही नहीं। अब ज़्यादा बताना, कुछ
कुछ लोग नोट्स ना, मैं पहले बोल दिया हूँ, मेरे क्लास में कोई कुछ भी पहले से पढ़ के नहीं आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और कोई बहुत पहले से पढ़ के आना चाहता है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कहीं और चले जाना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे को पहले पढ़ा लेने दो। पता है कुछ लोग इस नोट्स को पहले ना सोचे होंगे, पहले पढ़ लेते हैं, पहले पेज पे आऊँगा कहूँगा तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दे दिए सर? तो प्लीज़ ना अब जरा नोट्स को देखो तो कुछ लग रहा है कि यार उस पेज को, अरे है ना, नहीं तो आधे से ज़्यादा इसी चिंता में थे कि सर दे दिया, लग रहा है हुए वाला नहीं ना दे दिए चेप के। देखो उसमें सर हैंड रिटेन नोट्स है, वो कोई टाइपिंग और कोई कॉपी पेस्ट नहीं है सर, अपना लिखा है, हाथ से मेहनत का है। क्योंकि सर अगर टाइप देंगे ना सर, उस समझाना वो नहीं समझ पाओगे। इसमें ऐसा क्या बच जाएगा जो नहीं लिख पाओगे? आगे स्टोरी में सर इतना वर्ड लिखा हुआ है, कहानी की तरह बेवकूफ कहीं का वहाँ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है अमेरिका, उसमें लिखा अमेरिका तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फिर आगे लिखा पाकिस्तान तुम कभी नहीं सुधरोगे। सर ये ऐसा कहानी है जिसमें आपको नोट्स पढ़ के कभी बोरिंग होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? और मिल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं, रुक जाओ, मिल जाएगा। तो सर एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहला क्या क्या पढ़े, ठीक है? वर्ल्ड वार 1 1914 से 18 मतलब 1914 से 1918 या 19। वर्ल्ड वार 2 1939 टू 45। कोल्ड वार सर रटना मत, कोल्ड वार कब? जब वर्ल्ड वार 2 खत्म, कोल्ड वार शुरू, तो 1946 से 1991, क्योंकि 91 में रसिया टूट गया। अब सर पोस्ट कोल्ड वार 1991 से 2008 के बीच में यूनिपोलर की बाइपोलर? 1991 से 2008 क्या हुआ? यूनिपोलर। 1946 से 1991 बाइपोलर की यूनिपोलर। क्या समझ पा रहे हो? क्योंकि सर अब 2008 से अभी तक एज ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ा कि घटा? और कोरोना ने क्या किया? सोने पे सुहागा। सोने पे अभागा नहीं, सोने पे सुहागा। तो कोरोना ने क्या किया? एज ऑफ अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया। क्या समझ गए? पक्का? अब एक बार जरा अपने नोट्स को जरा गौर से देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, स्कैन मारो, आगे बढ़ो। नहीं आ रहा समझ? सर नोट्स ऐसा, अब जरा आइए जरा नेक्स्ट पेज पे, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे। कहने के लिए एक पेज था, लेकिन एक पेज को समझाने में ना सर बहुत बढ़िया लगेगा। सर सारा चीज़ को ना जब मैं आप पढ़ाऊंगा वर्ल्ड वार 1, तो जैसे जो मैं डेट बता रहा हूँ तो उस समय आप ये सोचना कि इंडिया में उस समय क्या हो रहा है, तब जाकर आपको सर बहुत ईजी लगेगा। जैसे मैंने बोला वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो आप ये सोचो इंडिया में क्या हो रहा था। सर सोच के देखोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 1939 से 45 के बीच वर्ल्ड वार 2 में बिजी था। ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, इंडिया जान गया था कि वर्ल्ड वार 1 के बाद हमको अंग्रेज धोखा दिया है, फिर वर्ल्ड वार 2 जीत जाएगा, फिर हमको धोखा देगा। इसलिए बोला कि बेटा पहले ही साइन करके जाओ तुम, तभी हम सेना भेजेंगे, नहीं तो पहले एकदम पूरा इकट्ठा। इसलिए आंदोलन सर 1939 से 45 के बीच में पूरा जबरदस्त हुआ है, तेज, काफ़ी तेज। और सारे जितने विद्रोही भी थे, मुस्लिम लीग, सब के सब साथ मिल के एक साथ इकट्ठा करें कि बेटा आप बात छोड़ो, अब धर्म उनका, अब सर यही मौका है, क्योंकि अंग्रेज को सैनिक चाहिए, हम यहीं पे दबाव डालेंगे। और इसलिए उस समय दबाव पूरा जोर से डाला गया, और अंग्रेज फिर मजबूरन फिर उनको कमिटमेंट करना पड़ा है सर। और देखो 45 में 46 में ख़त्म होगा, भारत 47 में हैप्पी बर्थडे टू इंडिया, है ना। और सर वापस पेज नंबर 3, बस एक चीज़ समझ लो, उसके बाद जीवन का आनंद लेंगे। अच्छा किसी को पता चला क्या कि 1-1.5 घंटा बीत गया? नहीं पता चला ना? सर क्लास है, आगे जाओ। जिसको पता चला वो भी बोलना नहीं पता। पेज नंबर 2 देख। अरे देखो मैं बार बार बोलता हूँ, बुरा मत मानना। वैसे देखो मैंने बोला मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, वैसे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन सर फिर भी आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें अगर लॉजिक वाइज पढ़ी जाए ना, जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर आप सब की बात बोलूँ ना, पहले बार बार बोलता हूँ मैं, आप सब ना गजब के मेहनती हो यार। इतना मेहनत दिल्ली वाले नहीं करते, मैं ट्रस्ट में, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। दिल्ली में खा के सब ना लगभग भैंस की तरह हो जाता है, चाउमीन, फास्ट फूड, ये सब खा। सर वो मेरा तो खाता नहीं है, मेरे और मेरे पापा का थोड़ी ना खाता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, मेहनत नहीं करता है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो ना सर, मेरे से पहले कोई और आपको समझाया जाता ना यही काम, तो
तो सर आप कहीं और होते, गजब के तेज है सब। और यार सिर्फ आपके बैच की नहीं बात कर रहा, मुझे अब तक जितने बच्चे मिले हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, गजब फिल्टर होकर मेरे पास आए हैं बच्चे। मतलब सर कोई उल्टा सीधा उठा के नहीं आ गया, वो सर ऐसा बच्चा है जो ढूंढ रहा था जिसको करना है, वही पहुंचा है सर जहां तहां से। बाकी जिसको नहीं पहुंचना हो तो मेरे साथ रह के भी बाहर है, वो छना के बाहर चला गया। और कसम से बता रहा हूँ, ईमानदारी से सच्ची बता रहा हूँ, गजब का दिमाग है आप लोग का, मेहनती भी तंदुरुस्त हो सर, बस थोड़ा सा खाली गाइडेंस चाहिए। कोई रिजल्ट रोकने वाला नहीं है सर, मैं बता दे रहा हूँ। और 2023 में सर इतिहास रचेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। 28 मई को पेपर है, जितना घंटा हो करेंगे, यहाँ पे लेके बंद करके 6 घंटा 12 घंटा सर करना, साथ बैठूंगा, रीड करना पड़ेगा। जिसको करना है सर वो रह पाएगा, जिसको नहीं करना है वो चला जाएगा, बात खत्म है। लेकिन सर इतिहास तो रचा जाएगा, क्योंकि जगह मैटर नहीं करता है, सीधी सी बात है। अरे समझ में, जगह मैटर नहीं करता है सर, मेहनत बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, बाकी हम हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 2, डायस्पोरा मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, जिसको हिंदी में प्रवासी बोलते हैं। तो सर प्रवासी मजदूर नहीं, ये है डायस्पोरा मतलब प्रवासी। इसका मीनिंग पहले मैं राइट साइड में पढ़ देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। सुन पा रहे हो? आगे राइट में देखना, डायस्पोरा इंक्लूड्स, पहले हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होना, citizens of one country that have resided for minimum 2 generations, फिर आगे नीचे, और more than 2 generations। अब जरा उसके नीचे आओ और उसको छोड़ देना, लेकिन पहले पढ़ रहा हूं उसको ध्यान देना। इंडियन डायस्पोरा आर इन साउथ ईस्ट एशिया, सर पढ़ाया था साउथ ईस्ट एशिया, पूरे बोर्ड को काटा, ये साउथ ईस्ट इंडोनेशिया वाला हिस्सा, मतलब उसमें भी हमारे सारा। अब जरा नीचे वापस देखना, साउथ एशिया, इंडिया वाला हिस्सा खुद का साउथ एशिया। आगे देखो, यूएसए, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड लेस इन यूरोप, और ब्रैकेट में है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। तो पहले सर इंडिया के लोग क्या है पूरे वर्ल्ड में, मैंने उस दिन बताया था इजराइल और ज्यूज के समय कि इंडिया के लोग हर जगह हैं, लेकिन हर जगह पावरफुल नहीं है, लेकिन ज्यूज वाले जहां है वहां। तो पहले मीनिंग समझ लो डायस्पोरा का। डायस्पोरा मतलब एक ऐसे देश के नागरिक जो किसी दूसरे देश में चले गए और वहां पर उनका कम से कम मिनिमम 2 जनरेशन रहा। मान लो आपके दादाजी गए, हमारे दादाजी गए, वहां रह गए, फिर पापा का भी जन्म वही हुआ, फिर पोता का भी जन्म वही हुआ, तो सर 2 जनरेशन हुआ मिनिमम। तो जब कभी सुन लेना, मिनिमम 2 जनरेशन होना ही चाहिए। अब उसके आगे कितना जनरेशन है उससे मतलब नहीं है सर, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए। तो द पर्सन और ए कंट्री पीपल जो कि है दैट हैव रिसाइडेड फॉर मिनिमम 2 जनरेशंस और मोर देन 2 जनरेशंस। तो जरा बताना मुझे, अगर रसिया जाके बस गया कोई और 6 महीने से बसा था, क्या उसको डायस्पोरा बोलोगे? सर ये बार बार आपको वर्ड मिलेगा, प्रवासी, डायस्पोरा। तो आप ये देखना उसका मिनिमम 2 जनरेशन वहां रहा हुआ है सर। अब जरा लेफ्ट साइड में आइएगा, लेफ्ट में क्या लिखा है, डायस्पोरा सिटीजन ऑफ वन स्टेट हु स्टार्टेड लिविंग इन अनदर स्टेट एंड सेटल देयर फॉर मेनी जनरेशन। अच्छा इधर कुछ लोग को समझाना जरूरी है, स्टेट मतलब 2 होता है, एक ऐसे समझिएगा, एक कैपिटल एस होता है और सर एक स्मॉल एस। जब कैपिटल एस लगा हो तो समझ लेना मतलब होता है कंट्री, क्या होता है, और जब स्मॉल एस हो तो समझ लेना राज्य। मेरी बात समझ में आ रही है सर? ये बेसिक चीज बताएं, इसलिए जरूरी है, पता होना चाहिए आपको। अब कहीं कहीं जैसे बोला जाएगा इंडिया इज ए स्टेट, द हिंदू न्यूज़पेपर में यही बोलता है, अमेरिका एज ए स्टेट। अब कहेगा लोग जो नहीं पढ़ा हुआ आम आदमी है, मैंगो मैंने क्या बोलेगा पता है, अरे हिंदू वालों को लिखने नहीं आता है और अमेरिका को है, तो हिंदू वालों से पेपर से निकाल कर 2 तबड़ाक मारता है और बोलता है जाके मेरे से पढ़। क्योंकि स्टेट मतलब क्या होता है, जब कैपिटल हो तो कंट्री और स्मॉल हो तो राज्य। तो सर जहां कहीं कैपिटल लिखा हो, मैंने बोला इंडिया इज ए स्टेट, तो क्या मैंने गलत बोला? सही बोला सर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट स्मॉल ही लिखा रहेगा लेकिन उसका मीनिंग कंट्री हो, तो आपको समझना तो चाहिए ना। जैसा लिखा है यूएसए इज ए स्टेट, तो आप क्या समझोगे, यूएसए एक राज्य है? तो थोड़ा कॉमन सेंस भी तो समझना है ना। एंड टुडे कॉमन सेंस आर नॉट कॉमन, लेकिन आपको कॉमन सेंस रखना है। आ गया ना जरा नीचे। तो डायस्पोरा मतलब क्या लिखा, सिटीजन ऑफ वन स्टेट। जरा देखो वहां कैपिटल लिखा हो क्या स्मॉल? अरे एस बताओ तो सही। तो कैपिटल मतलब क्या, कंट्री।
मतलब सिटीजन ऑफ वन कंट्री, किसी एक देश का आदमी किसी दूसरे देश में जाकर रह रहा हो और कम से कम मिनिमम 2 जनरेशन, 2 वंशज वहां पे रहे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? अरे बोलो ना, कॉलोनियलिज्म, डायस्पोरा ना। नींद आ रही है क्या? अरे यार चिल्लाते चिल्लाते हालत खराब है। आप सब नींद आए तो सो जाना, नीचे आओ। ज्यूज देखो, वहां ज्यूज लिखा हुआ है, इजराइल डायस्पोरा। सर नहीं पढ़ाया रहता, घूमते रहो, आजा नीचे। इजराइल डायस्पोरा के आगे नेक्स्ट देखना, इजराइल डायस्पोरा, ज्यूज आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग इन द वर्ल्ड वेयर एवर दे आर, बट इंडियन डायस्पोरा इज नॉट। तो इंडिया के लोग आपको मुल्क में, सर वर्ल्ड में कहीं चले जाए, एक आदमी भेजा जाएगा, मोतिहारी का भेजा ही जाएगा। सर आपको मोतिहारी का यूएसए में भेजा जाएगा। कहाँ? अरे मोतिहारी, हाँ छोटा बरियारपुर से हैं हम। कह रहे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आ रहा समझ में? सर मोतिहारी का मिल ही जाएगा आपको। सिवाय में भी देखो, सिवाय में जो एम्बेसी में रह रहा है अमेरिका में, वो भी सर मोतिहारी का है। उसमें बोला है, अरे हम चंपारण जिला के हैं, भूल गए, वो बोलता रहता है वो। तो उस समय सर लगता अरे बाबा रे ये कहाँ पहुँचा हुआ मोतिहारी वाला सब। लेकिन सर बस प्रॉब्लम ये है कि हम हर जगह हैं लेकिन पावरफुल, इसलिए बिहारी को बोला जाता है लेबर, मजदूर। क्योंकि सर बिहारी लोग का यही इंटेंशन होता है मोस्टली का कि 20,000 मिले, आराम से टिकाएं और सो जाएं। तो काहे नहीं बोलेगा मजदूर आपको? मजदूर सर प्रोफेशन में दिक्कत नहीं है, मजदूर एटीट्यूड में दिक्कत है कि 20,000 कमाए, दारू पिए और जाके सो गए। इसलिए सर वहाँ आप हरियाणा दे जाते हैं, सर लातों से पीटा जाता है, शर्म नहीं है सर उन लोगों को, होली के से नाली में पड़े हैं सर। सर ये तरीका जब रखो, इज्जत कैसे देगा तुमको? और ऊपर से कहोगे कि हमको बिहारी बोलता है। अरे बिहार को लोगों को तो बिहारी ही बोलते हैं, पंजाब के लोगों को क्या बोलेंगे? पंजाबी। तो बुरा क्या मानते हो बे? कर्म ठीक करो ना। तुमको बिहारी बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम कर्म ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं तो सर पंजाब के लोग को पंजाबी, सीधा सा बात है। राजस्थान के लोगों को क्या? राजस्थानी। तो बिहार के लोग को बिहारी। तो इसमें थोड़ी ना दिक्कत है, क्योंकि तुम अच्छा काम नहीं करो, तुमको खट से बुरा लग जाता, बोल देम तो लग जाई धक से, ऐसा होता है ना। आ जाओ। तो सर नीचे आओ, नीचे। इंडियन डायस्पोरा हैज ए ग्लोबल प्रेजेंस बट नॉट यूनिफॉर्म एंड नॉट असर्टिव। मतलब इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में प्रेजेंट है लेकिन हर जगह पावरफुल नहीं है। क्या समझ पा रहे हो? ऊपर में जरा देखो, ऊपर में एक मैंने बताया होगा ए से बी दिख रहा है। तो मान लो एक कंट्री का आदमी था, ए से गया बी, वहां सेटल्ड, स्टार्ट लिविंग, रिप्रोड्यूसिंग जनरेशंस एंड लिविंग। मतलब सर वही दादाजी गए, पापा भी वहीं जन्म लिए, पापा जी के भी बेटा जी वहीं जन्म लिए, अब बेटा का भी मान लो वही जन्म ले लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिनिमम कितना जनरेशन होना चाहिए? 2। तो सर अगर किसी भी कंट्री के एक पर्सन किसी दूसरे कंट्री में जाके मिनिमम कितना 2 जनरेशन रहता है तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? अच्छा बाय द वे इंपीरियलिज्म क्या था? मतलब जो सिर्फ संसाधन का इस्तेमाल करे उसको क्या बोलेंगे? इंपीरियलिज्म। और जब वो गवर्नमेंट में भी हस्तक्षेप करना लगे तो क्या? कॉलोनियलिज्म। इसलिए कॉलोनी याद रखना। बस लास्ट इतना ही बताऊंगा आज, ठीक है? पेज नंबर 4 इतना ही, क्योंकि सर ज्यादा हो जाएगा। कोशिश करेंगे एक पेज पढ़ा के 2 पेज और पढ़ाए फिर छोड़, ठीक है? चलो चलो यहीं तक रहने देते हैं। बस पेज नंबर 4 देख लो, क्या दिख रहा है? अलायंस, गठबंधन। सर ये वाला ये मूवी नहीं है, ये भोजपुरी मूवी नहीं होता गठबंधन प्यार के। सर अलग अलग नाम है। निरहुआ चलल पाकिस्तान। अरे भाई कहीं जाओ, हमको क्या है, बढ़िया तो फिल्म बनाओ यार, क्या फालतू फिल्म बना देते हो तुम। चलो कोई नहीं, खैर किसी का होता है सर, चाहे किसी का कल्चर हो, चाहे इंडियन, चाहे चाइनीज, चाहे अमेरिकन, उस कल्चर के पीछे नियत क्या है वो। जैसे फास्टिंग इंडिया में चलता है, तो फास्टिंग का सर कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सर कुछ फास्टिंग का लॉजिक कहीं के बताया गया है कि सर दशहरा में मत खाइए, बकरा वकरा मत खाइए, मान लीजिए बोल दिया गया। इससे क्या होता है सर? फूड चेन का बैलेंस बन जाता है, क्योंकि आप बकरा कम खाएंगे तो बकरा का सर बैलेंस थोड़ा बना रहना चाहिए, नहीं तो पता चला पूरा बकरे खा गया इंसान। सर सबके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन इंडिया वाले समझ गए थे कि यहाँ इंडिया के लोग सर तथ्य से ज्यादा भगवान और फालतू की बातों पे विश्वास करते हैं।
हिमालय का इज्जत सिखा दिया सब। साधु लोग समझ गए कि हिमालय की वजह से बारिश होती है, हिमालय की वजह से इंडिया सेफ है, तो उन्होंने कहा पेड़ में भगवान बसते हैं, तो कम से कम उसी नाते पेड़ तो करो। इसीलिए जहां टिक दिया वहां पे लोग पेड़ को काटते नहीं है, कम से कम पेड़ तो बच गया। तो सर अंधविश्वास, लेकिन आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, उसका इंपॉर्टेंस जान के और इज्जत करने का मन करेगा। ये तो सर ये भगवान जो है ठीक है, भगवान में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई सुपर पावर तो है, लेकिन सर ये बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, शनिवार को दांत नहीं बनाएंगे, ये सब सर आडम्बर ना कमाल। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बाल सैटरडे को कटवाता हूँ। आधा से ज़्यादा घर वालों को मेरा प्रॉब्लम है सर। उस दिन सैलून में भीड़ नहीं रहता है, उस दिन सैटरडे को कोई कटवाने जाता नहीं है, सैलून मतलब फ्री रहता, आ जाओ आराम से काटेंगे कोई दिक्कत। और संडे को जाओ 4 घंटा पहले लाइन लगाओ, मोबाइल चलाते चलाते दिमाग खराब। उसके बाद सैलून वालों को 2-3 गाली सुना क्या होगे, हम आए थे पहले तुम उसको काट दियो, बड़का आदमी बन रहे हो। और वो बोलेगा भैया मान जाइए ही कहेगा ना, नहीं मानेंगे हम दूसरी जगह करवाएंगे। तू कहेगा जाओ, क्या कि भीड़ ऐसे भी ज़्यादा है। सर रिक्वेस्ट है आपसे, आडंबर पे विश्वास ना करें। भगवान पे आप मानते हैं, आपकी मर्जी है, मानिए नहीं मानिए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप सर ये आडंबर पे मत मानिए कि अगर मंगलवार को इधर पूरब की तरफ नहीं जाओ तो बुधवार को पश्चिम की तरफ नहीं जाओ। आईएएस का ज्वाइनिंग है मंगलवार को, सर आंधी आए चाहे बर्फ गिरे, चाहे सर पूरा आसमान गिर जाए, पहुंचेंगे सर। अरे है ना। अब सर ऐसा हो जाए कि शादी के दिन मंगलवार को इधर नहीं जाया जाता है तो पहले दुल्हन आके पूछेगी कि बेटा तो शादी कर की है तुम, अगर तुमको मंगलवार को इधर नहीं आना था तो। अरे है ना सर, ये सब आडम्बर फालतू के नीचे ये बस करते हैं, खत्म करते हैं। अलायंस देखिए जरा, दिख रहा है अलायंस? अरे बोल रहे क्या? अब तुमको बताना था इसलिए थोड़ा लाइट करना आपको जरूरी था। सुन पा रहे हो? आ जाओ गठबंधन। सर गठबंधन में 2 चीज याद रखिएगा, आपको बगल में देखो 2 कंट्रीज, यहां देखना ध्यान चीज, एक हाईलाइट किया होगा 3 वर्ड, एक लिखा होगा पॉलिटिकल वैल्यूज, एक लिखा हुआ इकोनॉमिकल वैल्यूज और एक लिखा हुआ कल्चरल वैल्यूज। सर इसको चाहे रहने देते हैं, ठीक है, इसमें इसको रहने देते हैं कुछ कारण से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें मुझे 2 बताना पड़ेगा एक ही साथ। अलायंस के बाद देखो एक और होगा SPA, पलटो पेज पलटो, स्पेशल पार्टनरशिप एग्रीमेंट।